हेलो, नमस्कार जी। मैं दिगंबर राजू भारती जी महाराज। कल हमने पढ़ाई करी थी कि मित्रगत क्षेत्र राशियों पे कौन सा ग्रह क्या काम करता है। शनि मित्रगत राशि पे, कि उसकी जो जो मित्र की राशि है उस पर बैठा हुआ शनि अच्छा काम करेगा। अब वो शत्रु की राशि पे क्या काम करेगा, शत्रु की राशि पे शनि बैठा हुआ क्या काम करेगा, इससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। कल हमने मित्रगत राशियों का फल देखा था कि मित्रगत कोई भी ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ क्या काम करता है। आज हम बात करेंगे शत्रुगत राशियों में बैठा हुआ ग्रह कोई भी क्या काम करेगा। पानी पानी। शत्रुगत राशि में बैठा हुआ कोई भी ग्रह क्या तकलीफ देगा, ये सब चीजें पढ़ेंगे। कल तो हमने मित्रगत राशि के बारे में पढ़ा था। मेरी ये एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लगभग जब बेसिक खत्म हो जाएगा फलादेश पे वर्क करूंगा, और रोज मैं नए नए कुछ सूत्र हस्तरेखा से संबंधित भी सिखाऊंगा, फेस रीडिंग से संबंधित भी सिखाऊंगा, कुछ कुछ नए नए सूत्र रोज। डस्टर कहाँ चला गया। चलिए बात करते हैं शत्रुगत राशि पे बैठा हुआ ग्रह क्या काम करता है। शत्रुगत राशि पे कल हमने मित्रगत राशि के बारे में पढ़ा था। किसी भी मित्रगत राशि में बैठा हुआ कौन सा ग्रह क्या काम करेगा। आज हम शत्रुगत राशि में बैठे हुए ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। शत्रुगत ग्रहों का फल। ठीक है, शत्रुगत ग्रहों का फल। अब शत्रुगत ग्रहों में क्या होता है, मान लो कि हमने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, हमने 1 2 नंबर ले लिया। नंबर कोई सा भी कहीं पे भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ 10 लेते हैं, 11 आएगा, 12 आएगा, 1 आएगा, 2। चक्र हमेशा ऐसे ही चलता है, उल्टा ना बैठा देना कभी भी। चक्र जो हमेशा चलता है वो इस तरह से चलता है, इधर से पूर्व से उत्तर की तरफ से होके इस तरह से। ठीक है, इसी को मार्गी मार्ग बोलते हैं। मार्गी, ऐसे चलने को मार्गी बोला जाता है। ठीक है, और जब ये ग्रह उल्टा ऐसे चलने लगता है तो इसको वक्री बोला जाता है। ठीक है, अगर ये उल्टा चलने लगे, मतलब इधर की तरफ चलने लगेगा तो वक्री, और इधर की तरफ चलेगा तो मार्गी। वर्गी मार्गी तो पढ़ा दिया मैंने, ये बड़ा सरल विषय है। लोग ये देख रहे होंगे हमें मूर्ख ही समझ लिया, कतई महाराज ने मूर्ख नहीं समझा। हम बात करते हैं शत्रुगत क्षेत्र राशि का फल। अब देखो शत्रु कौन है, सूर्य का। हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य, सूर्य इसका शत्रु शुक्र है, तो ये शत्रु की राशि पे सूर्य हो गया। बुध तो उसका मित्र है, चंद्रमा भी उसका मित्र है, सूर्य तो उसकी खुद की राशि है, बुध उसका अपना मित्र है। अब ये एक राशि शत्रु की है, सूर्य की। मंगल भी उसका मित्र है, धनु भी उसका मित्र है, गुरु। शनि उसका शत्रु है। ये एक शत्रु की राशि है, ये एक शत्रु की राशि है। ये 4 राशियां शत्रु की है। कौन सी? पता ही, पर्दा उधर हो जाए, साला पर्दा ही गिर गया सारा। चलो इसको सुबह ठीक कर लिया जाए। इसको 1 मिनट में उठा ही दूं, टूट जाएगा ये। अरे गोविंदाय नमो नमः, गोपालाय नमो नमः, और कृष्णाय नमो नमः। ये सब टूट फूट जाएगा। 1 मिनट में इसको पर्दे को थोड़ा सा ठीक कर दो, जिससे कि देखने में कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो ये शुक्र की राशि का सूर्य शत्रु माना गया, मकर राशि का सूर्य शत्रु माना गया, शुक्र की राशि का
तुला राशि पे शत्रु होगा, और ये 11 नंबर जो कुंभ राशि पे शत्रु होगा। ठीक है, ये इसकी शत्रु राशि है। जैसे कल हमने मित्र राशि के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी उसकी मित्र राशि होती है, आज हम शत्रु राशि के बारे में पढ़ रहे हैं। किस किस राशि पे शत्रु का, तो ग्रहों का क्या फल होगा। अगर सूर्य शत्रु की राशि में बैठा हो तो क्या फल देता है। देखो क्या लिखा है, सूर्य जिस जातक की कुंडली में सूर्य को आत्मकारक ग्रह, बहुत बलवान ग्रह माना जाता है, सबको पता है। मकर और कुंभ शनि की राशि, तुला और वृष राशि किसकी है, शुक्र की, में विद्यमान हो तो वह जातक जिंदगी भर कष्ट उठाने वाला, नौकरी करने वाला, अगर सूर्य शत्रु की राशि में शुक्र में बैठा है, वृष तुला मकर अथवा बैठा हो, तो वह नौकरी करने वाला तथा सर्वदा दुखी होता है। नौकरी करने वाला तथा सर्वदा दुखी होता है। ठीक है, क्योंकि शत्रु की राशि में बैठा। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर किसी भी प्राइवेट प्रोफेशन में होते हैं और लोन कर्जा इन लोगों के ऊपर जरूर बना रहता है, क्योंकि सूर्य आत्मकारक ग्रह है और वो एक खराब घर पे बैठा है, खराब ग्रह की राशि पे बैठा है। शुक्र का स्वभाव थोड़ा सा खराब बताया मैंने, वैसे तो शुक्र सात्विक ग्रह है, लेवल उसका अच्छा है, बट सूर्य जो देवता ग्रह है वो अगर शत्रु की राशि बैठ जाए तो उसको अच्छा फल नहीं देगा। और सूर्य आत्मकारक ग्रह है, अंदर से संतुष्टि का ग्रह है, तो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। मकर शनि की राशि पे बैठा हुआ सूर्य और शुक्र की राशि में बैठा हुआ सूर्य। ठीक है, इसको लिख लेना। जिस जातक की कुंडली में सूर्य मकर कुंभ तुला वृष में विद्यमान हो तो वह जातक जिंदगी भर कष्ट उठाने वाला तथा नौकरी करने वाला तथा सर्वदा दुखी होता है। कष्ट मतलब उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिलेगा। चलो इसको दोबारा मिटो ही देंगे, क्योंकि हमको सूर्य तो हटाना पड़ेगा। सूर्य बहुत सारा लिखा हुआ है 4 बार। उसके लिए अब हम बात करेंगे चंद्रमा, शत्रुगत ग्रहों का फल बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। अब देखो मैं पहले ही बता दूं, नंबर कोई सा भी कहीं पे भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे भी बैठाने का मतलब है लग्न आप 10 नंबर का बनाओ, 11, 12, 1, 2 इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब हम चंद्रमा से संबंधित बात करते हैं। अब यहाँ पढ़ लेना, मैं विषय क्या पढ़ा रहा हूँ इसको भी पढ़ लेना। शत्रुगत ग्रहों का फल, कि शत्रु की राशि पे कोई भी ग्रह बैठा हो तो वो क्या फल देगा। अब शत्रु कौन कौन है चंद्रमा का, ठीक है, बुध शत्रु है चंद्रमा का, और कौन है, और बुध शत्रु है। शुक्र पे तो बुध उच्च का होता है, शुक्र की राशि पे तो वो उसका शत्रु नहीं है। ठीक है, शुक्र पे उच्च का होता है। तुला जो है शुक्र, वो शुक्र शत्रु है चंद्रमा का, पर चंद्रमा तो शुक्र का शत्रु नहीं है। तो वृश्चिक पे तो वो अपने मित्र की राशि पे मंगल पे, गुरु भी उसके अपने मंगल के है। शनि के लिए वो समग्रह है, तो शनि की राशि में भी जो है थोड़ा सा चंद्रमा कह सकते हैं कि खराब काम करेगा। इसको भी हम शत्रु में ले लेते हैं, खराब ग्रह, इसको भी ले लेते हैं। तो हमने शनि और बुध की राशि ली है, जिसमें कि सबसे ज्यादा वो इस बुध की राशि पे शत्रु है। बुध चंद्रमा का शत्रु है, चंद्रमा बुध का शत्रु नहीं है। पर चंद्रमा अगर बुध के घर में बैठ जाए तो बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, खराब काम करेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिस जातक की जन्म में चंद्रमा अपने शत्रु कन्या अथवा मिथुन में बैठा होगा, अपनी माता के कारण दुखी रहता है तथा हृदय रोगी होता है। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में क्या लिखा है कि जिस जातक की कुंडली, मैं अपनी तरफ से भी पढ़ा देता हूं, मैं चंद्रमा शत्रु की राशि और इसमें मिथुन व कन्या
बुध की राशि जो होती है मिथुन व कन्या, ठीक है, और मकर व कुंभ, मकर व कुंभ में बैठा हो तो जातक कष्ट उठाने वाला भ्रमित रहेगा ही रहेगा हमेशा। ये मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ, किताब में क्या लिखा नहीं लिखा मुझे मालूम है क्या करता है। बुध की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा माइंड डाइवर्ट हमेशा रखता है। कन्या मिथुन में बैठा अपनी माता के कारण दुखी रहता है तथा हृदय रोगी होता है। भ्रमित और माता के कारण दुखी, माता के कारण दुखी माने माँ भी बीमार रहेगी क्योंकि चंद्रमा माँ होती है। और बुध की शत्रु की राशि बैठा माता के कारण उसकी बीमारी में पैसा अच्छा खर्च होता है। माता के कारण दुखी और हृदय रोगी। चंद्रमा फेफड़ों का कारक होता है, फेफड़ों का, हृदय का, ठीक है। तो अगर वो शत्रु की राशि में बैठा है बुध की राशि में और शनि की भी राशि में, तो ये हृदय रोगी उत्पन्न करता है, हृदय रोग उत्पन्न करता है। अब ये उत्पन्न करता है, हृदय रोगी होता है ये नहीं बोलेंगे, उत्पन्न करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसी को गुरु देख रहा होगा चंद्रमा को, तो ये शत्रु की राशि पे बुध की, बट गुरु देख रहा होगा तो हृदय रोगी से बचाव कर देगा। और कोई अच्छा मंगल देख रहा होगा तो भी बचाव कर देगा, सूर्य देख रहा होगा तो भी बचाव कर देगा। हृदय का कारक सूर्य ग्रह होता है। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति का लग्न कौन सा उसका ग्रह अच्छा है जो उसको सपोर्ट करेगा। और शनि चंद्रमा को देख रहा हो तो हृदय रोग को देगा ही देगा, लीवर में कैंसर की बीमारी दे देगा। अगर शनि गलती से इस ग्रह को देख रहा हो, यहाँ पे देख रहा हो चंद्रमा को, और शनि इन घरों को भी देख रहा हो अगर मकर कुंभ पे, तो भी समस्या दे देगा। वैरागी योग, विष योग, भिखारी जैसी हालत कर देगा, पैसे में बड़ा कमजोर बना देगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा शत्रु की राशि मिथुन व कन्या, मकर व कुंभ में बैठा हो तो जातक कष्ट उठाने वाला, भ्रमित, माता के कारण दुखी और हृदय रोग उत्पन्न होता है। मतलब उसे हृदय रोग होता है, ऐसा समझ लीजिए। अब किस लेवल का होगा, उच्च लेवल का होगा, कमजोर होगा, हृदय कंपन होगा, हृदय में भय रहेगा, डर रहेगा, हृदय घात होगा या अटैक होगा, मतलब पूर्ण रूप से क्या होगा ये नहीं बोला जाएगा, ये तो कुंडली के आधार पे बोला जाएगा, पर जब देगा जरूर ये चीज बोली जाएगी, है ना। चलिए मंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये मंगल का मार्कर, आज एक मार्कर लाया है लड़का खरीद के, यही हो सकता है। ये नहीं है यार, ये तो पुराना वाला है मार्कर, वो तो कतई ही पुराना वाला है, नया कहाँ है। हाँ ये है व्हाइट बोर्ड वाला। तो अब मंगल के बारे में पढ़ते हैं। 4 5 6 7 8 9 10, ये नया है कतई, ये तो उससे भी खराब लग रहा ज्यादा, उससे भी नया गुजरा। चलो मंगल के बारे में पढ़ते हैं कि मंगल अगर शत्रु की राशि में बैठा हो तो क्या काम करता है। अब देखो मंगल की शत्रु कौन कौन से हैं। बुध हो गया एक तो मंगल का शत्रु, यहाँ बैठा हो, और शुक्र भी मंगल का शत्रु है, यहाँ बैठा हो। कौन कौन सा दे रखा है, बुध की राशि पे दे रखा है, शुक्र की राशि पे दे रखा है। और कौन सी राशि है, तो मंगल की ये एक बुध की राशि हो गई है, और शुक्र की राशि पे भी मंगल अच्छा काम नहीं करेगा, ये भी बता दूं। शुक्र इसका समग्र है, यहाँ पे 2 ही राशि बताई गई है मंगल की, कन्या और मिथुन राशि, बट मैं फिर भी मैं अपनी तरफ से लिखवा दे रहा हूँ। जहाँ मंगल डिस्टर्ब पैदा करेगा, शुक्र की राशि पे डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, और इसकी राशि पे, बुध की राशि पे डिस्टर्ब करेगा। मकर राशि पे मंगल उच्च का होता है तो इसलिए वो वहां समस्या नहीं देगा, उच्च का होता है तो कुंभ राशि पे भी मंगल उतनी ज्यादा समस्या नहीं देगा। गुरु का तो मंगल मित्र है, ये भी गुरु की राशि है। मेष तो उसकी खुद की राशि हो गई है। कर्क जो है उस पे भी मंगल मित्र है, चंद्रमा का अच्छा ग्रह है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जिस जातक की कुंडली में मंगल शत्रु राशि का तो विद्यमान हो, जिस जातक की कुंडली में मंगल शत्रुगत राशि में विद्यमान हो तो वह जातक चिड़चिड़ा होगा। सबसे पहली बात, मंगल इरिटेट करता है,
दीन मलिन विकलांग तथा व्याकुल रहने वाला। व्याकुल बोल दिया इन्होंने, चिड़चिड़ा। व्याकुल, व्याकुल का मतलब परेशान, जो भटकेगा, व्याकुल। दीन, दीन का मतलब समझ रहे हो, गरीब। दीन, व्याकुल, परेशान। दीन मलिन विकलांग, विकलांग भी लिख दिया, परेशान विकलांग। विकलांग पैरों से लंगड़ा। जातक व्याकुल दीन परेशान विकलांग तथा जिस जातक की कुंडली में मंगल शत्रुगत राशि में विद्यमान हो तो वह जातक व्याकुल दीन परेशान विकलांग तथा शरीर से रोगी। शरीर से रोगी, क्योंकि मंगल जठर अग्नि का कारक है, बॉडी में तेज का कारक है, ब्लड का कारक है। शरीर से रोगी होता है। अगर शत्रुगत राशि में है तो जरूर तकलीफ देगा। ये मैं अपनी तरफ से लिखवा, किताबों में कुछ चीजें छूटी हुई हैं, उतना ज्यादा विद्वान किताब वाले नहीं बने हुए, ठीक है। किताब वाले उतने ज्यादा विद्वान ज्ञानवान नहीं है जिस लेवल का हमने अभी अनुभव ले रखा है। तो मंगल के लिए लिख लेना, जिस जातक की कुंडली में मंगल शत्रुगत राशि में विद्यमान हो तो वह जातक व्याकुल दीन परेशान विकलांग तथा शरीर से रोगी होता है। मतलब ये देख लीजिए कि शुक्र की राशि में अगर मंगल बैठा है तो वो कष्ट देगा ही देगा, वो बॉडी में एलर्जी देगा ही देगा। एलर्जी देगा एक अच्छे लेवल की, सर्दी जुकाम खांसी उस व्यक्ति को हमेशा लगा के रखेगा। थायराइड की बीमारी देगा, ब्लड संबंधित तकलीफ देगा। अब बुध की राशि पे माइंड को बहुत चिड़चिड़ा, गुस्सा, सबसे लड़ाई झगड़ा करने वाला, पैसा बर्बाद करने वाला, गलत डिसीजन लेने वाला, ये सब काम करेगा। बेफिजूल का खर्चा करने वाला, लिख लीजिएगा। अब बुध के बारे में पढ़ेंगे कि बुध जो है, बुध की शत्रुगत राशि कौन कौन सी होती है, कहाँ पे बुध तकलीफ दे देगा। बुध नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बुध की राशि, बुध जो है मान लो कहाँ कहाँ, ये मंगल उसका शत्रु माना जाएगा। बुध को हम देखें तो नहीं, बुध का शत्रु एक ही ग्रह कौन है, चंद्रमा है। बुध सिर्फ चंद्रमा से शत्रुता मानता है जो कि उसकी माँ है। बट बुध को अगर हम बोले तो वो मंगल की राशि पे बड़ा गंदा काम करता है, जो मैंने अपना एक अनुभव देखा है। गुरु के लिए वो समय उसका पिता है, उसको स्वामी ही रखेंगे, अच्छा काम करता है। चंद्रमा की राशि पे बड़ा गंदा काम करता है बुध, मंगल की राशि पे बड़ा गंदा काम करता है। शुक्र का मित्र है बुध, शनि का मित्र है बुध, सूर्य का भी समग्रह ही मित्र ही समझ लीजिए बुध है। और इन दो राशि पे, एक तो कर्क राशि पे और एक मंगल की राशि, मतलब चंद्रमा और मंगल की राशि पे बुध खराब काम करता है। मंगल की दो राशियां हैं, 8 नंबर और 1 नंबर, और 4 नंबर जो है वो चंद्रमा की है। तो अब इससे संबंधित बात पढ़ते हैं कि जिस जातक की कुंडली में बुध, जिस जातक की कुंडली में बुध कर्क राशि, ठीक है, कर्क, वह उसके बाद और कौन सी हो गई है, मंगल है, बुध है ना, मेष वृश्चिक राशि में विद्यमान हो तो वह जातक, क्या क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। कर्तव्यहीन वासनायुक्त, जो क्या लिखा है, कर्तव्यहीन, कर्तव्यहीन मतलब काम धंधा छूट जाएगा उसका, कर्तव्यहीन। उसके बाद वासना युक्त, वासनाओं से युक्त, बहुत परेशान रहेगा, ललित रहेगा, मतलब भटकता रहेगा, वासना युक्त। तथा सामान्य सुख, तथा सामान्य सुख प्राप्त करने वाला होता है। अब देखो एक बात बता दें, प्राप्त करने, अब बुध को शुद्ध ग्रह माना जाता है, बुध शुद्ध और सात्विक ग्रह होता है, बस समझ रहे। तो बुध जो है चंद्रमा की राशि से तो सत्तरता मानता है, उस पर तो कभी फल नहीं देगा। मंगल की राशि पे बुध बैठा हुआ है तो ये एक इरिटेट करेगा, बुद्धि को गलत डिसीजन लेने देगा, ब्लड संबंधी समस्या देता है थोड़ा सा,
समझ रहे, बुद्धि में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, डिस्टर्ब करता है, क्योंकि बुध ठंडा ग्रह है और मंगल गर्म ग्रह है, तो आदमी गर्मी के साथ कोई भी काम करता है जो कि काम थोड़ा सा खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, और मंगल की राशि पे भी बुध को बल मिल जाता है, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह है, थोड़ा सा उग्र मांगलिक ग्रह बोला जाता है, तेज वाला है, तो बुध बुद्धि, अब बुद्धि का तो सरल काम है, वो तो सोच विचार के कोई काम करे तो अच्छा डिसीजन लेगी, और जहां उसके साथ अगर उग्रता का युक्त हो जाता है तो वो वहां पे गलत डिसीजन लेता है। विद्यमान हो तो जातक कर्तव्यहीन, मतलब जोश जोश में अपने काम को, नौकरी को छोड़ देने वाला, कर्तव्यहीन, वासना युक्त, उसके अंदर वासना तथा सामान्य सुख प्राप्त, सामान्य सुख वो अपने प्रबल उससे कर्म से कर लेता है, करने वाला, प्राप्त करने वाला होता है। मतलब भाई नौकरी करता है आदमी तो अपने लिए वो व्यवस्था तो बना ही लेता है थोड़ी बहुत, समझ रहे। तो ये अगर चंद्रमा की राशि पे हो तो वासना युक्त तो उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। बुध, अब गुरु के बारे में पढ़ेंगे, ये लिख लेना इतना, जिस जातक की कुंडली में बुध कर्क मेष वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि में मेष विद्यमान हो तो वह जातक कर्तव्यहीन, वासना युक्त तथा सामान्य सुख प्राप्त करने वाला होता है। चलो अब हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति से संबंधित, कि गुरु अगर शत्रुगत राशि में बैठा हो तो शत्रुगत राशि उसकी कौन कौन सी होती है। शुक्र होगी तो उसकी शत्रुगत राशि, हाँ शुक्र की राशि है और बुध की राशि है गुरु की शत्रु। बृहस्पति का शत्रु जो है शुक्र है और बुध है। शनि गुरु का समग्रह है, ये भी मैं बता दूं, इतना बढ़िया काम नहीं करता पर फिर भी समग्रह। अब हम बात करते हैं किसकी, बृहस्पति की, गुरु, जिसको हम गुरु बोलेंगे। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 12, 1, 2, 3। अब गुरु को ले लेते हैं। तो गुरु का शत्रु कौन है, बुध शत्रु है गुरु का, ये इसकी शत्रु की राशि हो गई। शुक्र जो है शुक्राचार्य, ये भी इसका शत्रु है, शुक्राचार्य गुरु का शत्रु है भारी। शुक्र की एक और राशि है ये वाली, ये भी शत्रुगत राशि है, ये भी शत्रुगत राशि है। तो अब क्या देखेंगे हम कि जिस जातक की कुंडली में गुरु, जिस जातक की कुंडली में गुरु, गुरु किस किस पे, मिथुन, हाँ मिथुन राशि, कन्या राशि, शुक्र की तुला राशि और वृष राशि। शुक्र की जो राशि होती है, शुक्र की और बुध की में विद्यमान हो तो वह जातक की क्या स्थिति होगी, ये पढ़ लेते हैं। शुक्र तथा बुध की राशि वृष, तुला, कन्या अथवा मिथुन, तो क्या लिखा है, तो वह जातक चतुर, चतुर समझ गए, तेज दिमाग, चालाक तथा, अब यहां क्या लिखा, तथा भाग्यशाली, भाग्यशाली होता है। अब गुरु देखो शत्रु की राशि में बैठा हुआ है तो भी यहाँ पे बड़ा अच्छा फल लिखा हुआ है, ये बहुत बढ़िया चीज है समझने वाली। और मैंने ये बात आज ही किसी व्यक्ति से बोली है, अपने इनसे राजेंद्र जी और कौन, 2 व्यक्ति, अरविंद कौन जुड़े थे वहां पे, मेरे वीडियो कॉल में जुड़े थे, पर्सनल उसमें गूगल मीट पे 2 व्यक्ति जुड़े थे अभी मैं थोड़ी देर पहले। तो मैंने बात बोली है कि गुरु कभी भी किसी का शत्रु नहीं होता। उन्होंने ये मेरे से बात पूछी थी, अभी राजेंद्र जी ने पूछी थी कि मेरा शुक्र की राशि पे गुरु बैठा हुआ है, तो मैंने उसको बोला कि गुरु बढ़िया फल देता है शुक्र की राशि पे, और सच में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा भी बृहस्पति शुक्र की राशि पे बैठा हुआ है, कर्म स्थान पे 2 नंबर पे। तो ये चीज सच बात है, गुरु शत्रु की राशि में बैठा हुआ भी अच्छा फल देता है, क्योंकि बृहस्पति किसी से शत्रुता नहीं मानता, बृहस्पति का कोई शत्रु ही नहीं है, वो शुक्र से भी शत्रुता नहीं मानता, राहु से भी नहीं मानता, केतु से भी नहीं मानता, शनि से भी नहीं मानता, कोई नीच है तो वो अपने लिए, गुरु किसी से शत्रुता नहीं मानता और सबके लिए समान। बागेश्वर वाले बाबा जी क्या कहते हैं, भैया हमारे लिए तो मुसलमान भी वही है, वो साफ कहते हैं कोई अगर फिलिस्तीन का नारा लगाएगा और तकबीरे, वो बोलते हैं ना तकबीरे, और क्या बोलते हैं,
गंदी चीजों को सपोर्ट करेगा तो वो मुसलमान मेरा शत्रु है, साफ बोलते हैं। और अगर कोई सबके लिए समान भाव से रहेगा, अच्छे से रहेगा, तो फिर वो मुस्लिम भी है, मेरे दोस्त हैं, उनसे किसी पत्रकार ने उनसे पूछ दिया था कि भाई मुस्लिमों ने तो आपको सपोर्ट किया था, पैसा दिया था जब आपने शादी करी थी अपनी बहन की। तो बागेश्वर बाबा जी ने ये बात बोली कि भैया मैं मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस गलत दुर्नीति के खिलाफ हूँ जो गलत धारणा रखते हैं, जो काफिर बोलते हैं हिंदुओं को, उन लोगों के खिलाफ हूँ, और ये सच बात है। तो गुरु कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। वो अगर शत्रु की राशि पे बैठा भी है तो भी ज्ञानी और चतुर्वान बना देता है। चतुर तो बनाएगा बुद्ध की राशि पे, चालाक, थोड़ा सा चालाक बना देता है तथा भाग्यशाली होता है, तो भी भाग्य को उन्नति ही करता है। तो गुरु के बारे में लिख लेना जिस जातक कुंडली में गुरु। अब देखो जब वो शत्रु की राशि में बैठा हुआ भी अच्छा चालाक और भाग्यशाली बना रहा है, तो मित्र की राशि में फिर कितना अच्छा काम करेगा, समझ रहे हो। अगर वो शत्रु की राशि में कोई खराब काम, मतलब थोड़ा सा अच्छा ही कर रहा है, तो वो मित्र की राशि में तो फिर और अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। अब शुक्र के बारे में पढ़ेंगे कि शुक्र क्या ग्रह काम करता है। कल हमने मित्रगत राशि ग्रहों के बारे में पढ़ा था, स्वराशि ग्रहों के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने मूल त्रिकोण के राशिगत ग्रहों का फलादेश पढ़ा था। उससे पहले हमने स्वक्षेत्री राहु का फलादेश पढ़ा था। उससे पहले हमने उच्च क्षेत्र से संबंधित जो उच्च के ग्रह होते हैं उनका भी फलादेश पढ़ा हुआ है। अब हम बुद्ध के बाद वो शुक्र के बारे में पढ़ते हैं कि शुक्र अगर अपनी शत्रु की राशि पे बैठा हो तो वो क्या काम करता है। तो 7 नंबर ही लेंगे क्योंकि शुक्र का 7 नंबर होता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो दिसंबर से नया बैच चालू हो रहा है दिसंबर से, तो जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाह रहा हो नए लेवल से, बेसिक से, उसको मैं थोड़ा थोड़ा टाइम जनवरी से इससे दिसंबर से चालू करूंगा, सीख लेना जिसको भी। अब शुक्र का शत्रु कौन कौन है। सूर्य उसका भारी शत्रु है, तो सूर्य की राशि पे बैठा हुआ शुक्र। मंगल उसका भारी शत्रु है, यहाँ लिखा किसका किसका है, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल को भी ले लेते हैं उसमें हम, ये इसका भारी शत्रु है। शुक्र तो गुरु से भी तो शत्रुता मानता है, नहीं लिखा हुआ है गुरु से, तो हम सूर्य और चंद्रमा को ही ले लेते हैं और मंगल को ले लेते हैं, 3 ग्रहों को। गुरु की राशि पे शुक्र उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां गुरु ने शुक्र की राशि पे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं दी, अच्छा काम बनाया। तो अब हम क्या लेते हैं यहाँ पे कि शुक्र जो है, अब देखो वृष राशि इसकी खुद की, ये राशि शुक्र की खुद की राशि है, शनि उसका मित्र है, शनि की राशि खुद की राशि है। बुध उसका बड़ा भारी मित्र है, ये भी राशि इसकी खुद की राशि है, शुक्र की ये वाली। अब जो रही एक राशि कौन सी, गुरु, तो गुरु उसकी सम राशि है, सम राशि पे वो कोई तकलीफ ही नहीं देगा, सम रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो अब शत्रु की राशि पे क्लास चल रही है मेरी, शत्रु की राशि पे बैठा हुआ शुक्र। अब शत्रु की राशि कौन कौन सी है उसकी, शुक्र की, मंगल की मेष हो गई और वृश्चिक हो गई, मेष, वृश्चिक और सिंह और कर्क, सिंह, कर्क, इन 4 राशियों पे बैठा हुआ गुरु शुक्र क्या काम करता है, पढ़ लो। देखो मैं एक बात बोलूं, मुझे किताब में इसलिए देख लेता हूँ, थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है क्या क्या करेगा, बाकी तो मुझे मालूम है कि क्या क्या काम करा सकता है। मैं नौकरी अथवा दास वृत्ति करने वाला जीविका चलाता है। अब यही चीज सूर्य जब शुक्र की राशि में बैठा था तो यही फलादेश था। तो जाहिर सी बात है, तो शुक्र जब सूर्य की राशि में बैठेगा तो वो क्या काम करेगा, तो वो बैठेगा सूर्य की राशि पे और चंद्र की राशि पे, वो भी यही कराएगा, नौकरी पेशा ही कराएगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि नौकरी अथवा दास वृत्ति, दास माने नौकरी होता है, नौकरी करना, नौकरी अथवा दास वृत्ति, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यादातर नौकरी करने वाले होते हैं, नौकरी अथवा दास वृत्ति से अपनी आजीविका चलाता है, से अपनी आजीविका, मतलब मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा लेवल पे, आजीविका चलाता है। कंप्यूटर का काम हो गया, क्योंकि शुक्र जो है वो मंगल की राशि पे भी बैठा है तो भी कंप्यूटर रिलेटेड काम कराता है। काम साफ सुथरा रहता है, साफ सुथरा, मतलब ज्यादा निचड़ गंदा वाला काम नहीं रहता है, साफ सुथरा रहता है, ठीक है। चलो शुक्र के बारे में पढ़ लिया। शुक्र
शत्रु की राशि पे बैठा हुआ है शुक्र, मेष वृश्चिक सिंह कर्क राशि पे अगर बैठा हो तो नौकरी अथवा दास वृत्ति से अपनी आजीविका चलाता है। चलो भाई, अब हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि शनि अगर अपने शत्रु की राशि पे बैठा होता है तो क्या काम करता है। शनि का शत्रु कौन है? सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, गुरु है। गुरु के लिए शनि सम है मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। हाँ, गुरु के लिए शनि सम है। गुरु की राशि को शत्रु सम नहीं, वो नहीं मानता है। सूर्य की ही राशि ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सूर्य जो है वो 2 3 4, तो शनि इसका शत्रु है सूर्य का। शनि चंद्रमा का भी शत्रु माना जाएगा। हाँ, उसका भी शत्रु है, बिल्कुल शत्रु है, जो मैंने देखा है तो ठीक है। बुध उसका मित्र है, शुक्र उसका मित्र है, मंगल का भी शत्रु है शनि। मंगल गुरु का सम है, तो मंगल की ये राशि है, इस पे भी शत्रु है। गुरु का वह सम ग्रह है, तो कितने ग्रहों का? सूर्य का हो गया, चंद्रमा का हो गया और मंगल का हो गया। 4 राशियों का शनि शत्रु है, 4 के बारे में ही लिखा हुआ है। अब हम बृहस्पति की राशि पे शनि को नहीं लेंगे, क्योंकि बृहस्पति सम ग्रह है, देवता ग्रह, उसकी राशि पे शनि विद्वान ग्रह, आचार्य ग्रह, बुढ़ा ग्रह और वैरागी ग्रह, संतों वाला ग्रह। शनि सन्यासी भी बनाता है, विरक्त भी करता है, संसार के दुख कलाओं से मुक्त करा देता है। शनि मुक्ति का भी कारक ग्रह मानते हैं लोग। केतु को मुक्ति का कारक मानते हैं, पर मैं कहता हूं क्योंकि केतु अगर 12वें घर में बैठा होता तो मुक्ति देता, पर 12वें घर का कारक ग्रह शनि है, जो कि वैराग्य के साथ मुक्ति कराता है। ठीक है, तो अब हम यही लिख देते हैं कि शनि, जिस जातक की शनि शत्रुगत राशि पे बैठा हुआ, शत्रुगत राशि पे बैठा हुआ, शत्रुगत राशि शनि की कौन है? सूर्य, चंद्र, मतलब सिंह कर्क, क्या लिख रहा हूं, सूर्य सिंह कर्क, उसके बाद मेष और वृश्चिक, मतलब इन राशियों का अगर बैठा हो, इन राशियों का शनि जातक को मेहनत का काम कराएगा, बहुत गंदा होगा। बैठा हो तो जीवन भर किसी न किसी कारणवश दुखी व चिंतित रखता है लोग। जातक शनि जातक को जीवन भर आजीविका से संबंधित दुखी, कष्ट उठाने वाला अथवा परेशान रखता है, क्योंकि शनि तमोगुणी है और मंगल की राशि रखता है। ठीक है, देखो दोबारा से पढ़ लेना। शनि शत्रुगत राशि पे बैठा हुआ, सूर्य चंद्र, मतलब सिंह राशि और कर्क की राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, इनका शनि जातक को जीवन भर आजीविका से संबंधित दुख कष्ट उठाने वाला अथवा परेशान करने वाला होता है। अब वृश्चिक राशि जो है वो क्रूर राशि है, पाप ग्रह राशि है, मंगल की राशि है। दो शनि ग्रह, शनि भी क्रूर पाप ग्रह और तमोगुणी ग्रह। तमोगुण माने सबसे खराब वाला, निद्रा, प्रमाद, आलसी, काम में मन नहीं लगना, मन में नेगेटिविटी विचार। तो शनि मंगल की राशि में बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। शनि सूर्य की राशि पे उसका शत्रु, उस पर भी बड़ा शनि भी, सूर्य भी तुम्हारा हुआ है, क्रूर पाप ग्रह माना गया, उस पर भी बैठा हुआ शनि तमोगुणी हो जाता है। रजोगुण है सूर्य और शनि तमोगुण है, दोनों के मिला के अगर जोड़ा जाए ना तो वो तमोगुणी बनता है। अब चंद्रमा भोगी विलासी ग्रह माना जाता है, उसके ऊपर शनि बैठा हुआ विष योग बना देता है, वहां पे भी वो जिंदगी भर परेशान रखेगा, गंदे विचारों के कारण आदमी को ऊपर नहीं उठने देगा। तो ये खराब काम करता है इन राशियों पे। सिंह कर्क मेष वृश्चिक, इनका शनि जातक को जीवन भर आजीविका के लिए प्रयत्न करा के, मेहनत करा के कष्ट देता रहता है। अब राहु केतु के बारे में ये सब नहीं लिखा हुआ, क्योंकि राहु केतु जो है उनका अपना भी एक स्वभाव है। शनि जैसा स्वभाव राहु के बारे में बोला गया, केतु का मंगल जैसा स्वभाव बोला गया, इस बात को हमेशा याद रखना। अब जैसा हमने शनि के बारे में पढ़ा है वैसा ही हम राहु के बारे में मानेंगे, जैसा शनि के बारे में पढ़ा है वैसे ही राहु के बारे में मानेंगे, और जैसा हमने केतु के बारे में पढ़ा है, मंगल के बारे में पढ़ा, वैसा हम केतु के बारे में मानेंगे, जैसा मंगल के बारे में पढ़ा।
अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ा शत्रुगत राशियों का फल, अब हम नीच ग्रह राशियों का फल पढ़ेंगे कि नीच ग्रह अगर राशि का फल होता है तो वो कितना ज्यादा खराब होता है। मतलब अगर नीच की राशि पे कोई अपना शत्रु ग्रह बैठ गया हो, जो नीच की राशि में मतलब शत्रु ग्रह ही होता है कि उसका भारी शत्रु होता है, तो उसका क्या फल होता है। नीच राशिगत ग्रह का फल, ग्रह का फल नीच राशि पे, अपनी नीच राशि पे कोई भी ग्रह अगर बैठ जाए तो वो क्या फल देगा। अब देखो यहाँ 5 नंबर डाल दिया, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब अगर हम सूर्य को ले ले तो सूर्य नीच राशि तुला राशि पे नीच का होता है सूर्य, तुला राशि पे, ठीक है। तो नीच राशि का तो सूर्य का फल क्या लिखा हुआ है, जिस जातक की जन्म कुंडली सूर्य नीच राशि तुला का हो गया, पाप कर्म करने वाला तथा बंधु सेवी होता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य नीच राशिगत, नीच राशिगत तुला राशि में बैठा हो तो वह जातक पाप कर्म करने वाला, क्योंकि सूर्य क्रूर पाप ग्रह है और नीच राशि शुक्र की राशि पे वो बहुत गंदा हो गया, नीचे कैटेगरी को, बहुत ही तम गुणी। तो पाप कर्म करने वाला, चोरी चकारी करने वाला, पाप कर्म करने वाला, करने वाला पाप कर्म में क्या क्या हो गया, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इसको तो चलो बिजनेस में ले लेते हैं, बाकी जुआ, लॉटरी, सट्टा 2 नंबर के काम से कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। शुक्र हो गया, बुकी होते हैं ना, बुकी जो लोगों को गेम खिलवाते हैं आजकल, ये क्या बोलते हैं, मैच फिक्सिंग में गेम खिलाते हैं ना जो लोग कि भाई तेरा पैसा लगाना। तो सूर्य अगर किसी, क्योंकि सूर्य बहुत पावरफुल ग्रह है, मैंने बताया वो सबसे पावरफुल सूर्य है, और वो अगर नीच का होता है तो बल होता है उसके पास, तो वो दारू का धंधा हो गया, ठेका हो गया, 2 नंबर के काम हो गए, जितने कमीशन बेस के काम हो गए, ये लोगों के 2 नंबर के काम करा देना, ये वो, तो ये सब सूर्य नीच का हो तो पाप कर्म करने वाला, पाप कर्म में कभी नहीं हिचकिचाएगा वो व्यक्ति, आगे बढ़ चढ़ कर रहेगा। तथा बंधु सेवी होता है, बंधु सेवी, बंधु सेवी का मतलब पता क्या है, वो जो कमाएगा ना दोस्तों को खिला पिला के इधर उधर बर्बाद कर देगा पैसा, नीच अगर सूर्य हो तो बंधु सेवी होता है, मतलब वो अपना पैसा, ठीक है, पैसा कमाएगा और नष्ट कर देगा उस पैसे को, सूर्य अगर नीच का हो तो। चलो अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रमा अगर नीच का हो, लिख लेना इसको जो भी है, और इसको लिख लेने में छूट गया होगा तो भी इसको याद करके देख लेना मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। चंद्रमा मंगल की राशि में नीच, तो चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि पे नीच का हो तो भोगी विलासी बनाएगा, गंदा बनाएगा, क्रूर कर्म करने वाला बनाएगा, चोरी चकारी करने वाला बनाएगा। चंद्रमा तो मन का कारक होता है, बहुत गंदा बना देता है, लसा करने वाला बना देगा, गलती से राहु शनि की दृष्टि है तो। मेरे को फलादेश पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उस दिन एक व्यक्ति ये पढ़ रहा कह रहा था कि आप तो सब कुछ किताब में से देख के पढ़ाते हो, भैया किताब में देख के थोड़ा सा सही चीज का पता लग जाता है, और मैं मेरे जैसे आदमी हूँ, इसमें क्या सीखने की जरूरत है कि भाई कौन सा ग्रह क्या काम कर रहा है, मैं तो फलादेश करता ही, तो मैं तो मेरे हिसाब से अगर फलादेश बना के भी बताऊंगा ना तो इस किताब से ज्यादा अच्छा बता दूंगा, पर मैं फिर भी देख लेता हूँ कि जो चीज किताब में लिखी है और मैं जिस चीज को थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो दोनों को कंबाइंड कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। और मैं कोशिश करता ही हूँ मैंने अभी तक जब तक जो भी पढ़ाया मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं नहीं छोड़ी है कि ये भले मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, अब साफ लिखा हुआ है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जिस व्यक्ति का नीच राशि, देखो मैं यहाँ से 50-100% एक्स्ट्रा चीज जोड़ूंगा इसमें, 100% एक्स्ट्रा, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, बहुत कम लिखा, पर मैं 100% चंद्रमा के बारे में जोड़ दूंगा। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है चंद्रमा का कलयुग पे कितना ज्यादा प्रभाव है और कितना ज्यादा नेगेटिविटी देता है। चंद्रमा जिस व्यक्ति का नीच राशि में विद्यमान हो तो वृश्चिक राशि में
वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, नीच का राशि का हो तो जातक घर में शत्रुता, घर में शत्रुता माता पिता से, ठीक है, घर में शत्रुता, नीच कर्म करने से, नीच कर्म करने से, नीच कर्म गंदे काम करने से, नहीं हिचकिचाता, नीच कर्म करने से नहीं हिचकिचाता। अब उसके बाद और बता देते हैं, मानसिक रोगी, मानसिक रोगी, अच्छा वासना युक्त, वासना से युक्त, गंदे विचार सब समय पड़े रहेंगे, गंदी फिल्में देखेगा, गंदी चीजों में इन्वॉल्व रहेगा। चंद्रमा जिस व्यक्ति का नीच राशि में वो विद्यमान हो तो वह वृश्चिक राशि का हो तो जातक घर में शत्रुता अपने फैमिली वालों से, नीच कर्म करने से नहीं हिचकिचाता, मानसिक रोगी, वासना युक्त, और यहाँ क्या लिखा है, नीच प्रकृति वाला तथा रोगी होता है। और क्या लिखा है, वासना युक्त तथा अल्प धनवान, अल्प धनवान बहुत कम पैसों वाला, अल्प धनवान तथा ऋण ऋणी होता है। यहाँ लिखा नहीं है ये सब चीज, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा जिस व्यक्ति का खराब होगा ना, मानसिक परेशान, डिप्रेशन, टेंशन बड़ी आम है उसके लिए, बहुत आम, ये सब चीजों में इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब ये लिख लेना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सरल चीज थी कि चंद्रमा वैसे देखो, पहली बात बता दो, कोई भी ग्रह अगर नीच का होता है, सबसे बड़ी बात है वो खराब तो होता ही है और अच्छे लेवल का खराब होता है। तो वही यहाँ पढ़ने की चीज है कि वो कितने लेवल तक जा सकता है खराब में, अच्छे में नहीं खराब में। तो अच्छा बताना ही बड़ा मुश्किल होगा, खराब बताने में तो कोई बुराई नहीं, तो खराब तो वो है ही है और बड़े उच्च लेवल तक, नीच लेवल तक खराब है, तो उसी हमें समझाना। तो कोई बात नहीं, चंद्रमा के बारे में पढ़ा, अब हम मंगल के बारे में पढ़ते हैं कि मंगल जो है नीच राशि में, तो मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, तो कर्क राशि में नीच का होता है, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। नीच राशिगत मंगल, मंगल क्या काम करेगा ये थोड़ा देख लेते हैं। कर्क राशि कृतघ्न, नीच राशि का तो मंगल कृतघ्न लिखा हुआ है, कृतघ्न, कृतघ्न, कृतघ्न माने का मतलब पता क्या होता है, कृपण, कंजूस, कृतघ्न कंजूस। और नीच कर्म करने वाला, नीच कर्म करने वाला। अब इसमें हम एक चीज और जोड़ देते हैं, गुंडा गर्दी, जो लोगों का चीने छीन लेते हैं, उठा लेते हैं, ठेली पे चलते हुए गुंडा गर्दी। बदमाशी, मंगल क्रूर ग्रह होता है, पाप ग्रह होता है, पावरफुल, बदमाशी करने वाला। तमोगुणी ग्रह, नशा करने वाला, नशा करने वाला तथा बंधुओं का द्वेषी, तथा बंधुओं का द्वेषी मतलब जो उसके बंधु होंगे, भाई मित्र माता पिता, उनका द्वेषी, तथा बंधुओं का द्वेषी, ठीक है, जो उसके बंधुओं का द्वेषी, द्वेष करेगा अपने ही मित्रों से, द्वेषी होता है मतलब जो उसका भला सोचेंगे उनसे ही वो चिड़चिड़ापन रखेगा, उन्हीं से वो दूर भागेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, ठीक है। ये मंगल का नीच का फल, अगर मंगल नीच राशि में रखा, नीच राशिगत मंगल कृतघ्न, कंजूस और नीच कर्म करने वाला, गुंडागर्दी, बदमाशी करने वाला, नशा करने वाला तथा बंधुए का दोषी होता है, अपने ही लोगों से वो दूर भागता है कि यही मेरे शत्रु हैं, बुद्धि भ्रष्ट के कारण, क्योंकि मंगल तमोगुणी ग्रह है और गंदी चीजों में इतनी उसकी बुद्धि को खराब कर देता है कि वो खुद ही नहीं समझ पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे करना है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है, उसे अपने ही लोग शत्रु मित्र। और देखिए मैं एक बात बता दूं, ज्यादातर जिन लोगों के चंद्रमा नीच का होता है, राहु नीच का होता है और मंगल नीच का होता है, समझ रहे हैं, शनि नीच का होता है या सूर्य नीच का होता है, ऐसे ही लोग आत्महत्या करते हैं, ये भी मैं बता दूं, ऐसे ही लोग आत्महत्या करते हैं। ये सबको पता है ज्यादातर लोगों को, पर फिर भी मैंने उनकी क्लियरनेस के लिए चीज बताई है। अब हम बात करते हैं, हमने बुध के बारे में नहीं पढ़ा ना कि बुध कौन सी राशि पे होता है, तो मीन राशि पे जो है बुध वो नीच का होता है, बुध मीन राशि पे नीच का होता है बुध। अब बुध नीच राशि का तो बैठा हुआ बुध,
नीच राशिगत बैठा हुआ बुध वाणी दोष देगा ही देगा। अगर बुध है वाणी का कारक होता है, बुध नीच राशि का वाणी में भी दोष देता है बुध अगर नीच में बैठा हो। यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, उग्र प्रकृति वाला, चंचल स्वभाव तथा बंधु विरोधी होता है। मीन का हो तो नीच राशि का तो बैठा हुआ बुध उग्र, उग्र मतलब बुद्धि काम नहीं करती है, उग्र प्रकृति वाला बुध गुरु की राशि पे नीच का होके बैठा हो बुध। उसके बाद एक भ्रमित होगा, भ्रमित बुद्धि उसकी भ्रष्ट होगी हमेशा, मतलब गलत डिसीजन। उग्र प्रकृति वाला, अब इसमें चंचल लिखा है, बाकी मैंने भ्रमित लिख दिया। चंचल मन नहीं काम, मतलब सही डिसीजन नहीं लिया, चंचल बहुत दो तरफ मन भटका रखे। उग्र प्रकृति वाला, भ्रमित, चंचल मन वाला और बुध अगर खराब हो तो उससे क्या, अगर नीच का हो, गलत फैसले लेने वाला, वो तो मैं लिख ही दिया है तो भी बता, गलत फैसले लेने, नौकरी व्यवसाय में नुकसान उठाने वाला होता है। मतलब बुध अगर नीच का हो तो कहीं ना कहीं उसको हर कार्य में बाधाएं, समस्याएं आते हैं। बुध नीच का हो तो व्यवसाय में खुद ही नुकसान ले लेगा, कोई शेयर मार्केट में, जुए लॉटरी में खराब काम कर लेगा बुद्धि से, मतलब डिसीजन हमेशा गलत ही लेगा बुध अगर नीच का हो तो। अब गुरु नीचगत राशि में क्या काम करेगा ये पढ़ लेते हैं। नीच राशि का तो बैठा हुआ बुध उग्र प्रकृति वाला, भ्रमित, चंचल मन वाला, गलत फैसले लेने वाला, नौकरी व्यवसाय में नुकसान उठाने वाला होता है। चलो अब हम बात करते हैं गुरु से संबंधित। तो गुरु जो है बृहस्पति, उच्च का इस पे होता है, नीच का किस पे होगा, मकर राशि पे। इसको हम यहाँ बुध गुरु लिख देते हैं, बृहस्पति। बुध के बारे में हमने पढ़ लिया, गुरु नीच का, गुरु के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दुष्ट, अपवादी, अपयश प्राप्त करने वाला होता है गुरु बृहस्पति। जातक की कुंडली में अगर नीच राशि में हो तो जातक अपयश के बाद क्या लिखा हुआ, अपयश, दुष्ट प्रकृति वह, ठीक है, जातक अपयश, दुष्ट प्रकृति वह। इसको कह सकते हैं कि गुरु बृहस्पति नीच का है ना, तो अज्ञानी, तर्क वितर्की, वहां नहीं लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से दिखा रहा हूं, तर्क वितर्की वह, लोगों से बहस करने वाला, वह दुखी रहेगा, आत्मा संतुष्ट नहीं होती तो दुखी रहेगा, दुखी, कष्ट भोगने वाला होता है। भाई नॉर्मल शब्दों में कि अगर गुरु बृहस्पति किसी का नीच कर राशि का तो बैठा हो तो उसको खराब ही फल देता है। गुरु बृहस्पति जातक की कुंडली में अगर नीच राशि में बैठा हो तो जातक अपयश, दुष्ट प्रकृति, अज्ञानी, तर्क वितर्की तथा लोगों से बहस करने वाला, वह दुखी, कष्ट भोगने वाला होता है। यहाँ ये लिखा हुआ है अपवादी तथा अपयश प्राप्त करने वाला होता है, तो सिर्फ अपयश, अपवादी और दुष्ट लिखा हुआ है। तो हमने ये एक्स्ट्रा में थोड़ा सा समझा दिया सरल करके। देखो मैंने पहले भी बोल दिया, इसको हम 10 पेज में भी लिख सकते हैं, जो हमने ये चीजें लिखी है ना, इसको हम 10 चीजों में 10 पेज में भी खत्म कर सकते हैं। पर मोटे तौर पे हमने समझ लिया कि जो भी नीच राशि का ग्रह होता है वह उल्टा ही काम करेगा। जो शुभ काम करता है उसी का जस्ट उल्टा। शुभ का जैसे अशुभ होता है ना,
तो इतना ही समझ लो कि कहीं अच्छा है तो वहां बुरा हो जाएगा। तो नीच राशि में ना वही उच्च राशि में होता है तो अच्छा काम करता है, तो फिर वो बुरा काम करेगा। अब हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है किस राशि में, मीन राशि का उच्च का होता है, तो कन्या राशि में जो है वो नीच का होता है। ऐसा ही होता है ना भाई। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र कन्या 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 6 नंबर कहाँ है ये शुक्र नीच राशिगत शुक्र, नीच राशिगत शुक्र कन्या राशि में भोगी विलासी, भोगी विलासी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या लिखा है, भोगी विलासी, इच्छाओं से परेशान, अपनी इच्छाओं से परेशान, भाग दौड़ करेगा जीवन में हमेशा, तथा दुखी, तथा दुखी सहने वाला होता है, खुद से ही दुख पैदा करेगा शुक्र अगर नीच का हो तो। स्त्रियों के पीछे, नशों के पीछे, वासना के पीछे, ये सब भी लिखा हुआ है नीच का शुक्र। स्त्रियों के पीछे पागल, वासना युक्त शुक्र अगर नीच का हो, तथा कष्ट उठाने वाला, खुद से कष्ट उठाने वाला, कष्ट उठाने वाला होता है शुक्र नीच का हो तो, ठीक है। नीच राशि का शुक्र कन्या राशि, भोगी विलासी, इच्छाओं से परेशान तथा दुखी सहने वाला। इच्छाएं उसको खूब परेशान रखती हैं, इच्छाओं से परेशान करता पता है क्या है, ये खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है, उसके लिए परेशान रहेगा, जिंदगी भर परेशान रहेगा, इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। 80 साल का बुढ़ा हो गया, इच्छाएं खत्म नहीं हुई, समझ रहे हैं। उसकी इच्छा है, एक घर बन जाता है, एक मकान बन जाता है, एक ये जुड़ जाता है, एक वो जुड़ जाता, तो ये शुक्र का नीच राशिगत होता है, तो भोगों में, विलासों में, चिंताओं में घेरे रखता है आदमी को। उसके मतलब घर मकान नौकरी ये वो, दुकान बढ़ जाती और ये हो जाता है, एक ढलाई और डल जाती दुकान में, कुछ ना कुछ शुक्र नीच का तो उसको परेशान रखता है। अब हम बात करेंगे शनि नीच राशिगत क्या करता है। भाई साहब शनि नीच राशिगत तो बहुत गंदा काम करता है, छोटा लेवल का काम, भिखमंगा बना देता है, भिखारी जैसा। तो क्या बताऊं, चोरी चकारी डकैती गंदे गंदे काम, बड़ा गंदा लिखा। नीच राशि मेष का हो तो वह दुखी दरिद्री होता है, इतना ही लिखा हुआ है इसके लिए, दुखी और दरिद्री। मेष राशि में शनि नीच का होता है इस राशि पे, तो शनि जो है नीच राशिगत हो तो, शनि नीच राशिगत हो तो जातक, क्या बताऊं, नशा करने वाला, सबसे पहले तो शनि नशा करने वाला, गंदी वस्तुओं का सेवन करने वाला, गंदी वस्तुओं का सेवन करने वाला, बहुत ज्यादा गंदी वस्तुओं का सेवन, जिसे देख के हम लोग ये कह सकते हैं ना कि भाई यार ऐसे कोई आदमी इतना भी गंदा हो सकता है, ये भी इतना भी गलत काम कर सकता है, नीच कर्म करने में माहिर होगा। अब जैसे मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि शनि जिसका नीच हो जाता है, इसको छोटी सी भाषा में समझ लो, जो लोग बिल्कुल गंदे होते हैं ना, अब क्या बोलूं, वो चीज बोलनी अच्छी नहीं लग रही है, सीधा बोले ना, दुखी तथा दरिद्री होता है, दुखी तथा दरिद्री होता है। अब जो लोग देखो आज की उम्र में कह सकते हैं कि मोमडन होते हैं, मुसलमान, या जितने नीच कर्म सेक्सुअलिटी होती है, गंदे गंदे जीव जंतुओं प्राणियों के साथ भी सेक्सुअलिटी हो गई, छोटे छोटे बच्चियों का रेप करते हैं, तो ये जितने जिनके नीच शनि होते हैं, इतने से इतने गंदे, बहुत ज्यादा नीच कर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं। शनि नीच कर्म, शनि का नीच होना माने, शनि का नीच होना माने बहुत ज्यादा सबसे छोटे लेवल के काम, शनि का नीच होना सबसे ज्यादा छोटे लेवल का काम, सबसे छोटा लेवल, मतलब जिस कैटेगरी तक आदमी गिर सकता है ना उतना गिर जाएगा, छोटा लेवल काम। अब आप लोग खुद ही समझ लो कि शनि अगर नीच का है तो आदमी किस लेवल तक जा सकता है। मैंने बता ही दिया थोड़ा सा उदाहरण के तौर में, यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि दुखी और कष्ट, दुखी और दरिद्री होता है, यहाँ पे ये लिखा है दुखी तथा दरिद्री, पर बाकी मैंने बता ही दिया शनि नीच राशि का तो जातक
नशा करने वाला, गंदी वस्तुओं का सेवन करने वाला, दुखी तथा दरिद्री, शनि का नीच होना सबसे छोटे लेवल का काम, बहुत ही गंदा होता है। सीधा सीधा ये समझ लो, बहुत ही गंदा होता है। मतलब क्या बोलूं, अब ये देख लो कि शनि नीच का होता है ना, जो लेटरिन साफ करते हैं उसको ले लो नीच का होना, या जो नालियों में पड़े रहते हैं दारू पी के, और भी उससे भी ज्यादा गंदे गंदे खराब खराब काम, ये सब शनि के नीच के होने के कारण ही आदमी विषय भोगों में इतना रत हो जाता है कि उसे गंदी चीजें भी, ये जो साले ये जो स्मैक करते रहते हैं ना, ऐसे करके वो थिनर सूंघते रहते हैं बच्चे छोटे छोटे, देखा होगा आपने कपड़े में थिनर भिगो के, ऐसे नशा करने वाले, ये सब शनि नीच का, राहु नीच का होने के कारण होता है। राहु कहीं गलत घर में बैठा हो, शनि कहीं गलत घर में बैठा हो, मंगल भी कहीं शनि के साथ युक्त हो तमोगुणी, तो ऐसी प्रकृति वाले व्यक्ति गंदे गंदे क्षेत्रों में होते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आज के लिए इतना ही लेते हैं। अब राहु को मैं बता दूं शनि से ही जोड़ेंगे और केतु को मंगल से जोड़ेंगे। जैसा मंगल के बारे में स्वभाव पड़ा था वो केतु का स्वभाव होगा, जैसा शनि के बारे में स्वभाव पड़ा वो राहु का स्वभाव होगा। बस आज की क्लास यहीं बंद करेंगे। अब क्या लिखा है, जिस नीच राशि में राहु हो, केतु का प्रभाव नीच राशि में स्थित शनि के समान ही होता है, और जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह नीच के होते हैं जातक उतना ही अशुभ फल प्राप्त करता है। यदि 3 ग्रह नीच के हो तो जातक मूर्ख होता है। ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 3 ग्रह नीच के हो तो जातक मूर्ख होता है, ये भी लिख दिया है इन्होंने। ये बहुत बढ़िया बात लिखी है। वैसे बोलने से बहुत सारे से लोग टकरा जाते हैं जिनके बहुत सारे नीचे ग्रह होते हैं। तब मैं सालों को किताब में से नोट्स भेज दूंगा, अब मैं उसको किताब में से नोट्स भेज दूंगा जिसके 3 ग्रह नीच के होंगे ना, बोलते तेरे बारे में तो शास्त्र ने भी लिख दिया, तू तो कतई मूर्ख ही है। होते हैं, सच में होते हैं, इनका स्वभाव देखा गया है। एक काम करिए, आज के लिए इतना ही बहुत है ना, अब मैं थोड़ा सा भोजन कर लूँगा और इस क्लास को मैं उस पर वो कर दूंगा, किसको अपलोड कर दूंगा, किस पे, यूट्यूब पे। हेलो, हाँ साउंड आ रहा है, चलिए। और जिसको जिसको ज्योतिष सीखना हो बताइएगा, जुड़ जाइएगा। गूगल मीट पे भी क्लास चल रही है मेरी, मैं सिखाता रहता हूँ, ठीक है ना। गूगल मीट पे भी क्लास चल रही है। कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने का अगर व्यक्ति हो तो वह भी सीख सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल हम पढ़ेंगे वो राशि परिवर्तन योग के बारे में, कि कोई राशि अपने से दूसरे की राशि पे, उसका वही दूसरा दूसरे की राशि पे परस्पर जो संबंध होता है, राशि परस्पर संबंध, वह क्या काम करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। राशिगत जो परस्पर संबंध युक्त होता है उसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज तो हमने पढ़ ही लिया जितना पढ़ना था, और अच्छी चीज ही पढ़ी है। जाहिर सी बात है लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखो मैंने बोला, पहले भी बोला इस चीज को, ये जो ज्योतिष है ना, इसको बड़ा सरल तरीके से पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे तो ये दिमाग में घुसेगा। कुछ लोग जो ऐसे जल्दी जल्दी क्लास में सिखा रहे हैं ना आजकल, अधकचरा ज्ञान बड़ा तकलीफ देता है भाई साहब। और फिर बड़ा तकलीफ देने की बात पता है क्या है, आपको कोई माहिर आदमी मिल जाएगा ना, माहिर आदमी, जानकार आदमी, वो प्रश्न पूछ देगा, आप वहीं अटक जाओगे, बेवकूफ बन जाओगे। तो इतना तो लेवल हासिल करके रखो कम से कम, कि कल को कोई आपसे प्रश्न कर दे तो आपको अटकना ना पड़े, वहां आप उसके प्रश्न का उत्तर दे सको कम से कम। तो इतना तो मास्टरमाइंड बनना पड़ता है। अब मैंने लोगों से 6 महीने का समय इसलिए मांगा है कि भाई जब तक तुम मेरे साथ रहोगे ही नहीं तो मेरे से संबंधित वस्तुओं को, चीजों को जानोगे कैसे कि मैं प्रेडिक्शन कैसे कर रहा हूँ। मैं तो कर रहा हूँ, उसके बाद फिर तुम अपना भी फलादेश जोड़ो ना उसमें। मैं ये कहता हूँ मुझसे भी ज्यादा मास्टरमाइंड बनो। मैं क्यों बोलूँ कि भाई मेरे जैसा ही बनो, मैं नहीं बोलूँगा मेरे जैसा, कोई नहीं कहता अभी मैं अपने जैसा बनो, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे बनो और बन जाओगे, जाहिर सी बात है। क्योंकि जो मैंने सीखा है मेरे से वो तो मैं दे ही रहा हूँ, उसके बाद आप भी किताबों में से पढ़ रहे हो, फिर आप अपना भी प्रेडिक्शन लगा रहे हो ना। तो सारी चीज़ों को जोड़ के तो फिर आदमी एक थोड़ा सा मास्टरमाइंड बनता है ना। तो मेरा इसीलिए फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता है आदमी। और 1 दिसंबर से मैं एक छोटा सा नया बैच चालू करूँगा। एक दिन मेरी नई बेसिक वाले की क्लास चलेगी और एक दिन ये जो आगे हमारा हिस्सा बढ़ रहा है इसकी क्लास चलेगी। मतलब समझ रहे हो, 15 दिन क्लास इसकी लेऊंगा लगभग, या 10 दिन 12 दिन इसकी क्लास रहेगा, और 10-12 दिन समझ लो, 3-4 दिन तो छुट्टी भी हो सकती है, उसको भी मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ। तो 4-5 दिन मेरी महीने में 10-12 दिन क्लास बेसिक वाली रहेगी। जो बेसिक सीखेंगे, एक नया बैच चालू हो रहा। फीस देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँ, फीस मैंने 3,333 रुपये की रखी हुई है 1 महीने की। मुझे भी मेरा खर्चा चलाना पड़ता है,
तो खर्चे हैं मेरे। मैं एक बात बताऊं, मुझे कभी लगता है कि अगर जो चीज़ मैं यहाँ लाइव में सेवा कर रहा हूँ इसी हिसाब से भी कर लूँ तो मुझे कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। स्कूल आश्रम है हम लोगों का बहुत बड़ा, पर मैं क्या है ना, दानपुर मेरा हाथ खुला हुआ है बचपन से, मैं बांटता हूँ पैसे। 2-4 परिवार ऐसे पकड़ रखे हैं, किसी की पढ़ाई वढ़ाई कराना। तो मेरे पास मतलब क्या ना, साधु सन्यासी हैं। अब खुद के लिए तो कोई ऐसा व्यक्ति अपने लिए अपने ऊपर कोई विशेष खर्चा नहीं है। मैं चाहूँ तो हर महीने 3-4 सोने की अंगूठी बनवा के अब खुद पहन के घूमता फिरूं। और मैं कभी भी अपने बारे में स्वतः स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। मेरी ये रहती है थिंकिंग कि लोगों का यार जितना हो सके अपने से, शरीर है, जवानी उम्र है, तो अभी कुछ अच्छा कर जाओ ऐसा कि भविष्य में भगवान बुढ़ापे में हमारे भी कोई तकलीफ ना हो, और अच्छे अच्छे काम करो। खुद के लिए जोड़ने से तो कुत्ता भी अपने लिए जोड़ सकता है, जीव जंतु भी अपने लिए जोड़ सकता है। तो मेरी महाराज जी कुंडली में कुछ समझ ही नहीं आता। बढ़िया नहीं आता तो तुम्हें, हर आदमी थोड़े, अब देखो वहाँ क्या लिखा था, अभी मैंने पढ़ा है, जिसके 3 ग्रह नीच के होते हैं तो वो व्यक्ति मूर्ख होता है। तो तुम्हारी कुंडली में हो सकता है मूर्ख वाला ही होगा, इसलिए तुम्हारे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं नहीं कह रहा हूँ, किताबों में लिखा है, ठीक है। तुम लग रहा हो कि मैं कह रहा हूँ, सबके थोड़ी सब कुछ समझ में आ जाएगा यार। फिर तो सारे विद्वान बन जाएंगे अगर सबके सब कुछ समझ में आ गए तो। बात समझ रहे हो? और लिखा हुआ तुम देखना कहीं तुम्हारी कुंडली में 3 ग्रह नीच के तो नहीं है, लिखा हुआ वहां पे कि जिसकी कुंडली में 3 ग्रह नीच के होते हैं वो मूर्ख होता है। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, हो सकता है तुम मूर्ख हो, किताब में लिखा है। और 2 ग्रह होंगे तो फिर थोड़े कम लेवल के होंगे, और 1 ग्रह होगा तो थोड़े उससे भी कम लेवल के होंगे, पर ऐसा लिखा हुआ उसमें किताब में। और तुम समझ जाओ, तुम्हारे कुछ समझ नहीं आ रहा तो। मैं तुम्हें मूर्ख नहीं कह रहा हूं, पर तुम्हारे समझ नहीं आ रहा तो ये तुम्हारे मतलब की चीज थोड़ी है। एक बात बताओ, डॉक्टर क्या तुम बन जाओगे, या वकील तुम बन जाओगे, या कोई भी स्पेशलिस्ट या वैज्ञानिक तुम थोड़ी बन जाओगे। तुमने जो पढ़ाई करी होगी, जो खाना खाया होगा, तुम वही तो जानोगे ना भाई। जिस क्षेत्र में तुम काम कर रहे होगे तुम उसी क्षेत्र के बारे में तो जानोगे ना। अब तुम कह रहे हो कुंडली में कुछ समझ नहीं आता, तो बहन जो किसके समझ में आता है ये बताओ। समझ में किसके आता है बताओ। जो लोग मुझसे पूछ रहे, मैं जानकार हूं तो मेरे समझ में आता है ना, मैं बताता हूं ना। तुम्हारे कहां से समझ में आ जाएगा? तो किसी के भी समझ में नहीं आता जो नहीं जानता उस चीज को। मतलब तुम मूर्खों वाली बात क्यों कर रहे हो भाई? तुम कह रहे हो कुंडली में कुछ समझ में नहीं आता, नहीं आता तो तुम्हें कहां से समझ में आएगा? तुम कोई माँ के पेट से थोड़ी लेके आए हो ये सब चीजें जो तुम्हारे दिमाग में भगवान भर देगा। जो सीखने का चेष्टा करता है, जो इसमें समय देता है, उसके समझ में आएगा ना। ये तो समझने की चीज उसकी है। अब देखो, कोई आदमी किसी भी चीज की किताब पढ़ रहा है, लॉ की किताब पढ़ रहा है, कोई मेडिकल क्षेत्र की किताब पढ़ रहा है, कोई स्टॉक मार्केट की किताब पढ़ रहा है। अब मैं बोलूं कि मैं सब कुछ जानता हूं तो फिर तो मैं ही बेवकूफ हूं ना, कि मैं बोलूं मैं सब कुछ नहीं जानता। भाई मैं स्टॉक मार्केट की मुझे नॉलेज नहीं है, मैं नहीं जानता। लॉ की मुझे नॉलेज नहीं है, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मेडिकल भी नहीं पढ़ा हुआ मैंने। बात समझ रहे हो? तो जो मैंने पढ़ा मुझे उस क्षेत्र की नॉलेज रहेगी। अब जो तुम पढ़ोगे उस क्षेत्र में तुम मास्टर माइंड रहोगे। ये तो सबका अलग अलग क्षेत्र है, और जरूरी भी नहीं है कि हर आदमी हर कुछ सीख जाए। नहीं सीखना चाहिए, हर आदमी को सब कुछ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। भगवान ने बढ़ई बनाया। अब बढ़ई अगर बोलेगा मैं लोहार बन जाऊंगा तो ये थोड़ी चलेगा। लोहार बोलेगा मैं बढ़ई बन जाऊंगा। कोई लकड़ी का काम कर रहा, कोई लोहे का काम कर रहा, कोई मिट्टी का काम कर रहा। सोचने वाली बात है। भगवान ने 5 उंगली में से एक भी बराबर नहीं बनाई है। अगर संसार में इतना मतभेद झगड़े होने लग जाते हैं, अगर सबको एक कोई बराबर कर देते। अरे इतने अड़बो खड़बो चेहरे बनाए हैं, किसी का चेहरा मैच नहीं हो रहा। सोचो भगवान कितना बड़ा कलाकार है। अपने काम पे फोकस करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। क्या करना, ये मत देखो कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरे ये नहीं समझ में। जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं देखो सिखा रहा हूँ, मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है, लोगों की भी नॉलेज बढ़ रही है। बात समझ रहे ना? मैं सिखा रहा हूँ तो मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा कि मैं क्लास के बाद भी बैठ के यहाँ पे लोगों के साथ ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हैं। हम हमारी नॉलेज को कल्चर में बदल रहे हैं। नॉलेज को, जो हमारी नॉलेज है, जो पीछे हम भूल गए हैं या हम पढ़ के आए हैं, तो उसको हम एक कल्चरल में बदल रहे हैं कि भाई वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाए और अच्छे तरीके से स्थिर हो जाए। मेरे भी हो जाएगी, आप लोगों की भी हो जाएगी। फिर मुझसे कोई प्रश्न पूछेगा तो उसमें थोड़ी सी जिज्ञासा और उठती है, तो वहां पे और एक अच्छा नया उत्तर दिया जाता है। ज्योतिष जो है ना, जानकारी का विषय है। ज्योतिष प्रकाश का विषय, ज्ञान का विषय। तो ये तो बहुत उजागर है। जितना ऐसे उजागर करते रहो उतना नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जैसे आप गीता को जितनी बार पढ़ोगे, गीता को, उसमें नया कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही।
ये हर एक बड़े बड़े विद्वान आचार्यों ने, शंकराचार्य जी तक ने कहा है भगवान शिव के अवतार कि जो जो तुम गीता को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें कोई ना कोई नई जानकारी मिलेगी। समझ रहे हो? तो गीता पढ़ने से लाभ मिलता है, ये भी बता दूं। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखाद वृंद शुचा। ये भगवान कृष्ण के स्वत मुख से जो स्वयं से अमृत वर्षा टपकी हुई है ना, उस गीता को हमेशा हृदय में ध्यान करके, पढ़ के, मनन करके, चिंतन करके, उसको ध्यान से उसके हिसाब से संसार को चलने में बड़ा आनंद जीवन में आता है। मनुष्य मनुष्य नहीं है, मनुष्य महामनुष्य है। मनुष्य महामनुष्य है, और मनुष्य बहुत उच्च लेवल का मनुष्य से देवता भी बन सकता है अगर सही से कर्म करे। चलो लाइव को बंद कर रहे, थोड़ा सा भोजन हल्का फुल्का करके सो जाऊंगा मैं, सुबह जल्दी उठना पड़ता।